Good morning to all of you. Today I am going to start class 5 lecture 2 subject कंप्यूटर। हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़े थे इन्वेंशन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हम लोगों ने एबकस, नेपियर बोन्स, पास्कल, एनालिटिकल इंजन, ट्यूबलाइटिंग मशीन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। आज हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1971 में VLS माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। देख रहा है कि टेक्नोलॉजी यूज, यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किस किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट हमने बताया था, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आईसी। क्या होता है? आईसी। इसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कहते हैं कि थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इस फोर्थ जनरेशन में थाउजेंड यानी हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया है। बिल्ट इनटू ए सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि हजारों आईसी को यूज करके एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। इसमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज एज प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस एज सेकेंडरी मेमोरी। हमने पहले भी बताया था कि हमारा स्टोरेज टू टाइप का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, या फिर हम उसको मेन मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डाटा स्टोरेज एज प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो हमारा डाटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है या फिर किसी सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, या मेन मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी मेमोरी और यहाँ पे दे रहा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारा, इसको हम लोग मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। क्या? मेन मेमोरी। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है जो इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी हम लोग के नाम से जानते हैं। यानी कि प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि जो एक्स्ट्रा में हम लोग मेमोरी को यूज करते हैं। तो ये बताएगा जो क्या होता है प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो हमारे मोबाइल हो या कंप्यूटर्स है, जो कि उसमें हमारा हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, ये जो हमारा हार्ड डिस्क है ये क्या है? हमारा प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करें तो जैसे सीडी, डीवीडी है ना, पेन ड्राइव। ठीक है, ये अलग अलग का, ये जो क्या बोलते हैं, जो चिप बोलते हैं, जिसको हम लोग एसडी कार्ड के नाम से जानते हैं, ये हमारा क्या हो गया? ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया। यानी सीडी जिसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड जो कि मोबाइल में यूज करते हैं। ये सब सारे जो डिवाइस है, यानी कि जो मेमोरी है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो कि एक्सटर्नल में यूज करते हैं। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी जो हमारे पहले से सिस्टम में लगे होते हैं, जो हार्ड डिस्क हो गया, रैम भी होता है, जो कि हमारे कॉलेज से, ये जो है क्या है? मेन मेमोरी। आगे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू फ्रॉम नेटवर्क्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। पर कंप्यूटर जो हमारा होता है वो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे किसी विदाउट वायर यानी बिना तार के हमारे नेटवर्क के साथ क्या होते हैं, या कनेक्ट होते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में हम साइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि साइज हमारा स्मॉलर यानी छोटा है।
could be kept on a desktop, laptop, notebook, handheld device। करें कि जिसको हम लोग आसानी से एक छोटे से स्टूल टेबल पे इसको रख सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, 4th जनरेशन के कंप्यूटर। यानी कि डेस्कटॉप कितना बड़ा होता है, छोटा सा टीवी, यानी कि जस्ट लाइक ए टीवी की तरह डेस्कटॉप हमारा है। लैपटॉप जो कि हम लोग कहीं भी ले जा भी सकते हैं, उसको ले जाने और लाने में भी आसानी होता है, उसको एक स्टूल पे भी रख सकते हैं कि हमारा 4th जनरेशन का ये कंप्यूटर है। अब बात करेंगे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। 4th जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि 4th जनरेशन में कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो जो अभी हम लोग फिलहाल या पर्सनल हो या कमर्शियल हो, पर्सनल कंप्यूटर जो भी यूज करते हैं वो हमारा 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। करें इसमें हाई लेवल लैंग्वेज C++, कौन कौन सा लैंग्वेज इसमें यूज किया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन है। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे हम लोग एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। इस जो लैंग्वेज है ये सब C++, जावा, पाइथन, ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग प्रोग्राम को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। पावरफुल मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, मैक्रोसॉफ्ट etc विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग को 4th जनरेशन में फायदा क्या हुआ कि पावरफुल मल्टीपल यूजर, यानी कि एक साथ में बहुत सारे यूजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक बार में कितने सारे वर्क को हम लोग भी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI, हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि GUI को यूज किया जाता है, इसलिए ताकि हमारे सिस्टम को अपडेट करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये है हमारा GUI का मतलब, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे हमारे सिस्टम को अपडेट करने में बहुत आसानी होती है और इसमें एक बार में बहुत सारे वर्क को हम लोग कर सकते हैं और एक बार में, एक ही बार में बहुत सारे यूजर्स इस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करें इसमें इनपुट और आउटपुट। हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं कि इनपुट का काम क्या है और आउटपुट का काम क्या है। ठीक है, इनपुट कौन कौन सा डिवाइस होता है और आउटपुट कौन कौन सा डिवाइस होता है। दे रहा है इनपुट एंड आउटपुट, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, आउटपुट ऑन मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स। यानी कि इनपुट और आउटपुट ये हमारा है। तभी जो इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब हमारा क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। ठीक है, इसके बाद मेरा यहाँ पे मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर है ना। इसके बाद क्या है, प्रिंटर। ये सब क्या हमारा आउटपुट है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, इनपुट और आउटपुट से बात नहीं है, इसके कहने का मतलब 4th जनरेशन के कंप्यूटर में ये सब सारा डिवाइस जो है हमारा यूज हो सकता है। कहने का मकसद ये है, लेकिन इनपुट और आउटपुट का हम सब लोग जानते हैं कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर में ये सब डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं।
आगे इसका फीचर क्या है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का फीचर्स क्या है? स्मॉलर, फास्टर, चीपर, डाटा स्टोरेज। यानी कि कह रहा है कि फीचर में इसका है स्मॉलर है। फीचर क्या है इसका? स्मॉलर है, यानी कि छोटा है, साइज में छोटा है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर क्या है? साइज में छोटा है ना? फीचर्स, ठीक है, फीचर्स क्या कर रहा है? ये स्मॉलर, ठीक है, यानी कि छोटा। फोर्थ जनरेशन का फीचर्स, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का फीचर बता है स्मॉलर है, यानी कि छोटा है। इसके बाद फास्टर, फास्टर का मतलब तेज वर्क करता है, फास्ट काम करता है। इसके बाद क्या है? चीपर, यानी कि सस्ता भी है। क्या है? सस्ता भी है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर क्या है? सस्ता है और कम दामों में मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? और इसके अंदर में डाटा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें डाटा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा है। यही हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का फीचर्स है। अब बात करें कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है इसका एग्जाम्पल, यानी फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर हमारे पास आया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। IBM PC, PC का मतलब मालूम है क्या? देखिए, पर्सनल कंप्यूटर। PC का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल यूज के लिए। IBM PC, एप्पल, ठीक है। दूसरा है एप्पल में 10, उसके बाद PC। यही हमारा एग्जाम्पल है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का। IBM PC, एप्पल मैक्रोप्रोसेसर है, कॉम्पैक्ट PC, ठीक है। ये रहा हमारा फोर्थ जनरेशन का। अगर कहीं भी फोर्थ जनरेशन में परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रॉब्लम को टाइप कीजिएगा, मैं आप प्रॉब्लम देकर अगले क्लास में इसको सॉल्व कर दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको यहां से हम लोग इंगेज कर लेते हैं। यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है। यही हमारा फोर्थ जनरेशन के फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग स्टार्ट है, जिसका नाम क्या है हमने पहले भी क्लास में बता चुका है, AI। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन का यही हमारा कंप्यूटर है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। लिखा है ना प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, लिखा है कि रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर्स व्हिच कुड लर्न एंड रिस्पॉन्स लाइक ह्यूमन आर गोइंग ऑन। करेक्ट, अभी इस कंप्यूटर के डेवलपिंग के, यानी डेवलप करने के इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, इस फील्ड में रिसर्च हो रहा है। व्हिच कुड लर्न एंड रिस्पॉन्ड लाइक ह्यूमन, जस्ट लाइक एक ह्यूमन की तरह ये वर्क करने वाला कंप्यूटर है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा रोबोट, यानी रोबोट एक जस्ट लाइक ह्यूमन की तरह वर्क करता है। आप क्वेश्चन बोलिए, वो आपको स्पीक करके यानी बोलकर आंसर देना है। वही हमारा फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, जस्ट लाइक ह्यूमन, यानी इस रोबोट की तरह होगा, लेकिन वर्क कैसे करेगा? ह्यूमन की तरह। दिस फील्ड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इस फील्ड के हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इन्वॉल्विंग
मशीन लर्निंग। अब इसमें क्या क्या मशीन इन्वॉल्व है, ठीक है। Some AI application are voice or face recognition, thumb impression recognition, robotics, natural language processing, like human, do capability of self-learning and recalling computers. करेक्ट। इसमें यानी कि AI में क्या क्या मशीन का यूज किया गया है, कौन कौन सी मशीन क्या क्या वर्क करेगा देख लेते हैं। सम कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि AI का एप्लीकेशन। AI में यानी इंटरफेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन से एप्लीकेशन है, यानी क्या क्या वर्क करेगा। तो वॉइस और फेस, वॉइस और फेस, रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेस, थंब इम्प्रेशन, ठीक है। इसके बाद रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि यही हमारा AI में एप्लीकेशन वॉइस और फेस रिकॉग्निशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अभी फिलहाल में हमारे मोबाइल है, देखते हैं फिंगरप्रिंट है, फिंगर को टच करने से लॉक ऑन हो जाता है ना, लॉक ऑफ हो जाता है। फेस है ना, आई, यानी कि फेस के सामने रखने से हमारा मोबाइल का लॉक क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यही हमारा वॉइस है, फेस है, थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे की यानी फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद रोबोटिक, नेचुरल लैंग्वेज जो हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं वो भी इस एप्लीकेशन में यानी कि इस कंप्यूटर में यूज किया गया है, ताकि हम कुछ भी बोले तो हमारा आंसर भी नेचुरल लैंग्वेज में उधर से क्या हो, प्रोवाइड हो। उसके बाद लाइक ह्यूमन डू, जैसे आदमी करता है। कैपेबिलिटी यानी क्षमता भी उसी तरह है। और सेल्फ लर्निंग एंड रिकॉलिंग कंप्यूटर। अब इसमें सेल्फ लर्निंग का सबसे बड़ा टॉपिक है कि हम लोग खुद से सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम फंसता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, हम डायरेक्ट उसको रिकॉल करेंगे, वो क्या करेंगे, हमको आंसर उधर से दे देगा। यही हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर है, जो कि हमारा जिसका नाम है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फीचर में है वॉइस, फेस, थंब इम्प्रेशन, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज, बहुत सारे अभी हैं जो कि हमारे सिस्टम अभी फिलहाल जब रेडी हो जाएगा तो हम लोग को एक जस्ट लाइक ह्यूमंस की तरह बिहेव करेगा, उसी तरह हम लोग को टीच करेगा, उसी तरह हमको आंसर देगा। अब यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कि द मेजर टेक्नोलॉजी चेंज इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थोड़ा सा इसको नोट करने लीजिए, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो कि किस जनरेशन में किस किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। वैसे तो आप लोगों के बुक में होगा ही, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वैसे फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये हो गया सेकेंड जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने क्या चीज का यूज किया था टेक्नोलॉजी का, तो वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर। यहां पे आते हैं थर्ड जनरेशन, यहां पे आते हैं फोर्थ जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी थर्ड जनरेशन में आईसी और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर देखिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हजारों की संख्या में आईसी को यूज करके एक छोटा सा सिंगल माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, जो कि जिसको हम लोग फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन जो हमारा है,
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिफ्थ जनरेशन जो कि हमारा AI है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमने बताया ना कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वॉइस एंड फेस रिकॉग्निशन, थंब इंप्रेशन है ना, नेचुरल लैंग्वेज, ये किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे में क्या है। आगे के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के देखते हैं। ठीक है कि टुडे कंप्यूटर कैन परफॉर्म मच ऑफ द टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली, सेविंग ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। कंप्यूटर वर्क फॉर लॉन्गर आवर विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा। लेट अस सी द characteristics of computer that make them the most revolutionary machine of this age। कि आज की कंप्यूटर में जो कि हमारे क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी कोई भी वर्क को क्विकली यानी फास्ट, एक्यूरेटली यानी कि सही, और सेविंग ए लॉट ऑफ टाइम, और समय को भी बचाता है, यानी कि कोई भी काम बहुत फास्ट करता है, एक्यूरेटली करता है और समय को भी हमारा बचाता है। कंप्यूटर वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, कंप्यूटर जो है बहुत लंबे समय तक वर्क करता है। विदाउट गेटिंग टायर्ड, यानी बिना बिना थकान महसूस किए बहुत लंबे समय तक वर्क कर सकता है। एंड स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा, और ये भी क्षमता है इसके अंदर में, कैपेबिलिटी ये भी है कि बहुत देर तक बहुत ज्यादा अपने अंदर में डाटा को स्टोर भी कर सकता है। Let us see the characteristics of the computer that make them the most revolution machine in this age। सबसे पहला इसमें computers are fast, computers are fast, ठीक है, यानी कि स्पीड, देखो यहाँ पे दिया ना स्पीड, ठीक है, स्पीड हो गया। करेक्ट, कंप्यूटर्स थिंक इन मिली सेकेंड्स, that means processor of a computer can perform billions of calculation in a second। स्पीड के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर्स आर फास्ट, यानी कि स्पीड कह रहा है कि कंप्यूटर जो हमारा है मिलियन सेकेंड्स में, यानी किसी भी वर्क को, इतने भी सारे बड़े वर्क को जो कि बिलियन से बिलियन कैलकुलेशन को या 1 सेकेंड में क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। इसके अंदर इतनी फास्ट वर्क करने की कैपेसिटी है, किसके अंदर, कंप्यूटर से। हम लोग 1 सेकेंड में सही तरीके से सांस भी नहीं ले पाते, लेकिन इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि 1 सेकेंड में बिलियन वर्क को सॉल्व कर सकता है। नंबर 2 में दिया है कंप्यूटर्स डोंट goof up, यानी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी उसकी गलतियां। कंप्यूटर आर एक्यूरेट इन कैलकुलेशन, यानी कि कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन एक्यूरेट करता है। However, their accuracy depend on the accuracy of input। अब मैं डिपेंड कर रहा है कि हमारे इनपुट के ऊपर यह डिपेंड कर रहा है कि हमारा इनपुट कितना एक्यूरेसी है, कितना सही है, उसी के ऊपर यह कंप्यूटर जो है उसका आंसर उतना ही एक्यूरेसी में देगा। दिस मींस कंप्यूटर विल ओनली गिव इनकरेक्ट आउटपुट इन इनपुट इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि अगर हम कोई डाटा को रॉन्ग इनपुट कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है वो भी आउटपुट रॉन्ग ही करेगा। दिस इज कॉल्ड गार्बेज इन, गार्बेज आउट, यानी जीगो, GIGO, गार्बेज, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट।
ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्यूरेसी जैसा इनपुट होगा उसी तरह हमारा इसका आउटपुट भी उसी तरह एक्यूरेसी में देगा। यानी जितनी गलतियां हम इनपुट करने में करेंगे उतना ही हम गलतियां आउटपुट करने में भी करेगा, लेकिन अपने से गलती नहीं कर सकता है। जब तक हम इनपुट सही करें तो एक्यूरेसी इसका भी क्या होगा, हमसे बेटर होगा। नंबर बात कर रहे हैं थर्ड नंबर का। हमने स्पीड पढ़ा और फास्टर पढ़ा। अब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर थर्ड में वर्सेटाइल। कंप्यूटर्स आर इफिशिएंट। कंप्यूटर्स आर इफिशिएंट, यानी कि वर्सेटाइल। Computers are capable to perform a variety of tasks and at the same time। बोला है कि कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेबल है, इतनी इसकी क्षमता है कि वो कितनी भी तरह के वर्क को वो एक टाइम में कर सकता है, सेम टाइम में कर सकता है। मान लो यहाँ पे हमने प्लस किया, यहाँ पे माइनस भी किया, यहाँ मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ डिवाइड भी किया, ठीक है। या कि आप आगे के भी बहुत सारा वर्क, यानी कि डाउनलोडिंग लगा दिए, कन्वर्टिंग लगानी है, कितनों वर्क हम लोग एक साथ अगर इसमें डालें, वेराइटी ऑफ वर्क इनपुट इन कंप्यूटर, द कंप्यूटर सर्व इन सेम टाइम, ठीक है। यानी कि कितनों तरह के हम लोग वर्क अपने सिस्टम में एक बार में वर्क लगा दिए, कर दिए, तो कंप्यूटर हमारा सेम टाइम में भी सारे वर्क पर एक साथ प्रोसेसिंग कर सकता है। यानी कि इसके अंदर भी यही इफिशिएंट है, कैपेबल है। दिस इज कॉल्ड देयर versatility। For example, you can play a game of computer on computer, will it's playing music, printing a multi-page document and downloading a file। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में मिल जाएगी, you can play a game, अगर हम गेम खेल रहे हैं तो उस समय हम लोग म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, यानी बजा सकते हैं। गेम खेलते खेलते भी गाना सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, या किसी भी तरह का प्रिंटिंग करना होगा या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना होगा, हम लोग सेम टाइम में इतने वर्क पे सेम टाइम कर सकते हैं, यानी इतने वर्क एक साथ हम लोग कर सकते हैं। इसको किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होगी, ताकि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। अब लोग हम बात करें नंबर 4 में टाइलेस, यानी थकान, डिलीजेंट, ठीक है। डिलीजेंट के बारे में, यानी कंप्यूटर कभी थकता है कि नहीं, फीलिंग करता है ऐसा नहीं कि हम थक गए अब वर्क नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर वर्क फॉर लॉन्गर आवर विदाउट गेटिंग टायर्ड। कह रहा है कि कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक वर्क कर सकता है विदाउट टायरिंग, यानी कि बिना थके हरे। दे डू नॉट गेट बोर्ड डूइंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन। पर कि बोर भी नहीं होता, अगर इन्हीं काम इसको बार बार करना पड़े तब पर भी ये बोर नहीं हो पाएगा, बोरिंग फील नहीं कर सकता है। एबिलिटी टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड डिलीजेंस। कह रहा है कि एबिलिटी टू परफॉर्म, किसी भी टास्क के ऊपर अगर इसकी लॉन्गर ड्यूरेशन तक वर्क करना पड़े, किसी भी वर्क टास्क पे अगर इसको लंबा समय तक प्रोसेसिंग करना पड़े, फिर भी यह कभी टायरलेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर वर्किंग एज वेब सर्वर ओवर द इंटरनेट वर्क कंसल्टेड फॉर डेज। पर है कि अगर हमारा कंप्यूटर किसी वेब सर्वर से कनेक्ट और इंटरनेट के ऊपर वर्क कर रहा है, चाहे कितनों दिन है, इसके अंदर कभी भी टायरलेस नहीं हो पाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे में, कंप्यूटर स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा। कंप्यूटर स्टोर लॉट ऑफ कंप्यूटर स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि सिर्फ हाई स्टोरेज की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर के स्टोरेज के क्षमता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कंप्यूटर स्टोर बुल्क डाटा,
A common micro computers can hold data in terabytes. Even a simple handheld computers has a storage capacity in gigabyte. यानी कि कंप्यूटर के अंदर अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता को बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, जो कि पर है कि अगर हम लोग किसी भी डाटा को सबसे पहले टेराबाइट से स्टार्ट करते हैं और गीगाबाइट करते हैं। टेराबाइट जो होता है बहुत छोटा डाटा होता है और गीगाबाइट यानी कि जो हमारा बहुत बड़ा डाटा होता है। जैसे हमारा कोई भी एमबी जीबी होता है ना, उसी तरह हमारा गीगाबाइट और टेराबाइट होता है। Even a simple handheld computer has a storage capacity of gigabyte में, यानी कि गीगाबाइट में भी इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक। कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक। कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक। There are several tasks which computers can perform automatically as a routine. हालांकि कंप्यूटर जो है कुछ ऐसे इसके अंदर का वर्क है जो कि अपने रूटीन के अनुसार ऑटोमेटिकली कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इज ए पैकेजिंग यूनिट कंट्रोल इंटायर प्रोसेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। कह रहा है कि अगर हमने कुछ वर्क को प्रोसेसिंग में लगा दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा कि विदाउट इंटरफेयर यानी विदाउट इंटरवेंशन ये क्या करेगा कि वो अपने प्रोसेस को आगे की तरफ ऑटोमेटिकली करते जाएगा। देखा ना कि कंप्यूटर में अगर किसी पैकेजिंग यूनिट कंट्रोल को हम लोग यूज कर दिए तो क्या करेगा कि कंप्यूटर अपना वर्क ऑटोमेटिकली आगे की तरफ करते जाएगा। अनदर एग्जांपल इज द टॉकिंग ए मल्टीपल पेज प्रिंट आउट। अगर मान लो कि हम लोगों ने एक साथ किसी पेपर को प्रिंट में लगा दिए 14, 15 जितना पेज लगाना है तो हम लोग लगाकर ओके कर दिए। कंप्यूटर क्या करेगा कि हम नहीं भी रहेंगे तो अपना प्रिंट जितना नंबर ऑफ पेज हमने प्रिंट में डाला हुआ है उतना प्रिंट अपना कंटिन्यूटी क्या करते जाएगा, वो प्रिंट करते जाएगा। इसके बाद है वंस कमांड इज गिवन कंप्यूटर कैन प्रिंट पेज विदाउट असिस्टेंस। यानी कि एक के बाद अगर हम किसी कमांड को अपने सिस्टम में लगा दिए डाल दिए, कमांड को मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया तो कंप्यूटर कैन प्रिंट पेज विदाउट असिस्टेंस, यानी बिना हमको उसको ऑपरेट किए हुए अपना सारा वो प्रिंट को तेज कर सकता है। कैसे? ऑटोमेटिक। यानी हमारा है कंप्यूटर्स का ऑटोमेटिक। अब हम लोग नंबर 7 में बात करें कंप्यूटर्स आर प्रोग्रामेबल। Computers are programmable. For the tasks that need to be done regularly, the set of instruction is fed into the computer. ठीक है, यानी कि कह रहा है कि फॉर द टास्क कुछ टास्क जो है नीड टू बी डन रेगुलरली, यानी कि हमको पर डे करना पड़ता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को हमने कंप्यूटर में सेट कर दिया तो वंस एंड देन कंप्यूटर एक्सिक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस, तो अपना काम क्या करेगा कंप्यूटर जो सीक्वेंस के साथ करते जाएगा। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, उसी को हम लोग प्रोग्राम करते हैं। यानी कोई भी वर्क हम लोग किसी भी तरह के टास्क को अगर हमने इसमें इंस्ट्रक्शन के साथ डाल दिया, यानी कि जो भी हमारा रेगुलरली वर्क है हमने इस सिस्टम में अपना इंटर कर दिया, तो क्या करेगा तो अपने सीक्वेंस के साथ कंप्यूटर सारी टास्क पे वर्क करते जाएगा, जिसको हम लोग इसी को प्रोग्राम करते हैं। द रन सेवरल इंस्ट्रक्शन अगेन टू अगेन, और एक के बाद एक को अपने वर्क को प्रोसेस आगे की तरफ करते जाएगा। वी जस्ट नीड टू रन द प्रोग्राम, जिससे हम लोग प्रोग्राम को रन करता है। इसी कंप्यूटर ही है अपने अंदर में जिस प्रोग्राम में हम लोग अपने वर्क दिए हैं सिस्टम को, उसी प्रोग्राम को रन के साथ रन कराते रहेगा और वर्क को डन करते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटिंग द ग्रेड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि किसी एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अगर सारे स्टूडेंट्स के ग्रेडिंग को कैलकुलेट करना है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूज्ड टू कंट्रोल द
traffic, a traffic control program run on the computer that control the traffic। या फिर कह रहा है कि किसी तरह के कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम लोग यूज करें किसके लिए, कंट्रोल द ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। तो बार बार हमको कंप्यूटर को इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम के अनुसार हम लोग एक बार अपना क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, और क्या करेगा वो अपना वर्क उसी के प्रोग्राम में रन करके वर्क को आगे की तरफ प्रोसेस करते जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे लिमिनेशन ऑफ कंप्यूटर। किसमें, लिमिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में लिमिनेशन के बारे में, सॉरी लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। When computer offer remarkable benefits, they have become limitations also. Let us have a look at them. सबसे पहला यहाँ पे दिया है कंप्यूटर do not have self intelligence, यानी किसका पहला है, लिमिटेशन में पहला है computers do not have self intelligence, correct, computer perform exactly as the instructions are fed to them. They cannot figure out situation on their own. They are unable to take their own decision। हालांकि कंप्यूटर जो हमारा है परफॉर्म करते रहता है एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर, यानी जिस तरह के हम इसमें इंस्ट्रक्शन को फिल करेंगे उसी के ऊपर कंप्यूटर क्या है, अपना वर्क करते जाएगा। They cannot figure out situation, किसी भी तरह का सिचुएशन हो अपने वो इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। They are unable to take their own decision, ये आपके डिसीजन के ऊपर ये डिपेंड है कि आप किस तरह के इसमें वर्क को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके डिसीजन उसी तरह हमारे कंप्यूटर उसी वर्क पे क्या करेगा, वो अपना प्रोसेस करते जाएगा। नंबर सेकंड में दिया है कंप्यूटर कैन नॉट लर्न, कैन नॉट लर्न, नंबर सेकंड में है कंप्यूटर्स कैन नॉट लर्न, नंबर 2 में है कंप्यूटर्स आर नॉट एबल टू रिटेन द नॉलेज एंड यूज इन फ्यूचर जस्ट लाइक वी ह्यूमन डू। कंप्यूटर जस्ट स्टोर करता है, करेक्ट, जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन की तरह किसी भी तरह को रीड नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, याद नहीं करता है, रिमेम्बरिंग नहीं करता है। उसके अंदर सारे प्रोग्राम के अनुसार उसके अंदर में सेट है, उसका इंस्ट्रक्शन टोटल सेट है, और वो हमारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर में ये कंप्यूटर वर्क करता है। नहीं कि हम लोग को आज पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर है स्कूल में पूछाएगा तो क्या करना है, घर से रट्टा मार के जाए, नहीं, कंप्यूटर को जब भी स्टार्ट कीजिएगा वो एक्टिव रहता है। आप किस चीज पे वर्क करना चाह रहे हैं, वो फुलफिल क्या होता है, एक्टिव होता है, करेक्ट, कि कंप्यूटर जस्ट स्टोर द डाटा, और जिस अंदर में अगर डाटा को भी हम लोग स्टोर है और उस पर भी वर्क करना चाहे तो कंप्यूटर हमारा आसानी से वर्क उस पर कर सकता है। नंबर 3 में है कंप्यूटर्स कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशन, कंप्यूटर कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशन, Computer do not react to the situations, कंप्यूटर किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं कर सकता है किसी भी तरह का। The warning and error they display are the part of the program they run. They do not have emotion and feeling। पर है कि अगर किसी भी तरह के हमारे डिस्प्ले पे एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है, या एरर का कोई वार्निंग आ रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर में ये इंडिकेशन इमोशन का कोई कमी नहीं है, ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम के अंदर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये क्या करता है, एरर हमारा डिस्प्ले पे शो करता है, ठीक है।
कंप्यूटर्स डू नॉट रिएक्ट टू द सिचुएशन, यानी कंप्यूटर किसी भी सिचुएशन में कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन द वार्निंग एंड एरर्स, अगर किसी भी तरह के एरर को डिस्प्ले कर रहा है तो करेगा दे डू नॉट हैव इमोशन एंड फीलिंग, यानी उसकी इमोशन और फीलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये हमारे प्रोग्रामिंग यानी जो प्रोग्राम रन कर रहा है इसके अंदर में अगर किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होगा उसी के कारण हमारा डिस्प्ले पे एरर वार्निंग करेगा, नहीं कि कंप्यूटर थकने की वजह से या अपने इमोशन में आकर वो एरर शो कर देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें कंप्यूटर्स नीड ह्यूमन केयर, यानी कि कंप्यूटर्स को कैसे ह्यूमन केयर करें, यानी कैसे उसको कंप्यूटर्स नीड ह्यूमन केयर, यानी कंप्यूटर को कैसे केयर किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर्स नीड टू बी मेंटेन बाय ह्यूमन बीइंग, दे विल गेट स्ट्राइक फॉर द malfunctions in human do not take good care of them। करें कि कंप्यूटर जो है हमारा, हम लोग को उसका टेक केयर करना हम लोग की क्या है, कंप्यूटर्स नीड टू बी मेंटेन्ड बाय ह्यूमन, यानी कंप्यूटर को ह्यूमन मेंटेन करना हमारा फर्ज है, हमारा वर्क है। ठीक है, they will get spoiled and malfunction if humans do not take good। अगर हम लोग किसी भी तरह से उसको अच्छे तरीके से नहीं रख सकते हैं तो क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। अगर हमारा डस्ट चला जाए सीपीयू बॉक्स में, मदरबोर्ड पे अगर डस्ट बढ़ जाए तो हमारा क्या होगा, सिस्टम स्लो काम करने लगेगा, करप्ट हो जाएगा, डाटा जितने सारे उसमें स्टोरेज है सारा डाटा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कंप्यूटर से क्या करना चाहिए कि टेक केयर के साथ सावधानी से, यानी कि अच्छे तरीके से साफ सुथरा ढक के उसको वर्क करने के बाद रखना चाहिए। यानी कंप्यूटर का टेक केयर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जरूरत है। नंबर 5, कंप्यूटर्स कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन प्रोसेसिंग इंटायरली, यानी कंप्यूटर्स जो है किसी भी तरह के प्रोसेस को क्या कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस, ठीक है, ह्यूमन प्रोसेसिंग प्रोसेस इंटायरली, यानी कि कंप्यूटर जो है किसी भी तरह के प्रोसेस पे क्या कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक, कंप्यूटर्स ऑटोमेटिक है बट अप टू सम एक्सटेंट ओनली, लेकिन केवल यह हमारा ही सुन सकता है, नहीं कि अपने मन से किसी भी तरह के वर्क को कर सकता है। As on date, computers are mere tools to accomplish tasks accurately, faster and efficiently, but they are not reliable completely. Still, the computer systems need monitoring and control by human to work। करेक्ट, कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक है, लेकिन हमारे जो वर्क के अनुसार हमारा जो प्रोसेसिंग स्टार्ट है उसमें किसी भी तरह का यह रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे हमारा किसी भी तरह का कैलकुलेशन हो या किसी भी तरह का हमारा वर्क को हमने यहाँ पे प्रोसेस में लगाया है, तो इस प्रोसेस को बोलकर, यानी इस प्रोसेस को नहीं करके अगले प्रोसेस को स्टार्ट कर दे, ऐसा कंप्यूटर कभी भी नहीं कर सकता है। जैसे मान लो कि हमने प्लस का प्रोसेस में डाला हुआ है या डाउनलोडिंग को प्रोसेस में डाला हुआ है कि हमने प्रोसेस में लगा दिया कि हमको ये पेज को डाउनलोड कर लेना है, तो डाउनलोड करने के बाद ये सोचे कि नहीं डाउनलोड ना करके हम इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट कर दें, ये कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, जो प्रोसेस हम लोग कंप्यूटर के अंदर में करेंगे वही हमारा प्रोसेस ये कंप्यूटर करेगा, नॉट खुद से ये रिप्लेस करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे सस्पेंड करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि कंप्यूटर के साइज के बारे में, यानी क्लासिफाई करेंगे कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन था, उससे बड़ा, फिर उससे, यानी कि हम लोग आगे वाले क्लास में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तब तक के लिए थैंक यू। फिर आगे वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे।